हाँ, तो देखो क्योंकि टाइम वैसे भी नहीं है और इतना एक-एक चीज़ जो लिखा है वो बनाने के चक्कर में जो है आज हम ये पूरी मतलब आज जितना भी पढ़े थे जो कि जितना बताने वाले वो आज पढ़े तो वो सब भी ना बन पाता क्योंकि एक-एक चीज़ अब मैं बताऊँ तो उसके बाद टेंशन हो जाता है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। तो इससे अच्छा जितना बता रहा हूँ शायद उतना भी ना बन पाता है, यानी कुछ भी ना बन पाता अगर इतना ना जो कर रहा हूँ वो तो वही है। तो पहला अब आता है कि इलेक्ट्रिक करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं वो होता है। देखो भाई एकदम अच्छे से नहीं बताऊँगा क्योंकि इतना भी नहीं बन पाता अभी जितना घूम रहा है तो देखो तो वही है कि अब एग्जैक्टली में घूमने वाला है तो वही वाला पहले तो देखो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम यानी चार्ज पर यूनिट टाइम जिसको तुम मतलब सिंबल के फॉर्म में लिखे हो तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी लिख सकते हो वही चार्ज अपॉन टाइम और डेल्टा क्यू बाई भी टी भी लिख सकते हैं यानी कि चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन टाइम और देखो और बहुत स्मॉल चार्ज है तो डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो एकदम स्मॉल डिमिनिश्ड चार्ज के लिए डी क्यू बाई डी टी इसीलिए तो जल्दी जल्दी लिखाऊंगा नहीं क्योंकि नहीं तो इतना भी नहीं हो पाता। तो एसआई यूनिट जो है आई करंट का तो है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और एसआई यूनिट हो जाएगा इसका क्यू का हो जाएगा कूलम टी का औजार होता है सेकेंड तो कूलम सेकेंड -1 और एम्पियर जैसा हम जनरली बोलते हैं तो ये हो जाएगा तो वही है और तो 1 और 1 एम्पियर को तुम डिफाइन कर सकते हो 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड तो वही चीज़ है। देखो इसका मतलब क्या हुआ एक देखो 1 एम्पियर चार्ज अगर जो है यानी कि 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है अगर 1 एम्पियर है और यहीं पे मान लो कोई 15 एम्पियर दिया है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 15 कूलम चार्ज जो है 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है यानी कि 1 सेकेंड में जो है 15 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है और तुम पहले से चटनी याद हो तो ये कूलम भी पता नहीं कितना 10 टू दी पावर यानी लाखों करोड़ों में केवल 1 कूलम होता है। सोचो इतना तो बहुत ज़्यादा होता है इनफैक्ट ट्रांसफार्मर्स में 10,000 एम्पियर जैसा देखती होगी कि लिखा होता है तो 10,000 एम्पियर मतलब होता है कि 10,000 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है। अब देखो अगला देखो जैसा कि करंट का डायरेक्शन जैसा होता है एक कन्वेंशनल एक इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी कि जो रियल वाला होता है देखो कन्वेंशनल में क्योंकि वही है हिस्ट्री में पहले उतना इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी इसीलिए जैसा सब चीज़ को पॉजिटिव से निगेटिव माना जाता था तो इसे भी पॉजिटिव से निगेटिव मान लिया गया और आज भी जो है यही यूज होता है क्योंकि इसी की यूज करने की हैबिट तब से लग गई थी तो और देखो अगला है इलेक्ट्रॉनिक करेंट। देखो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो जैसा कि ये मान लो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव तरह जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक करंट या जो एक्चुअल करंट होता है जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव एक्चुअल होता है। तो जैसा कि ये मान लो नेगेटिव है पॉजिटिव है तो इसमें इस तरीके से जाएगा। तो देखो लेकिन पहली नोट करने वाली बात ये थी कि इसका डायरेक्शन एक्चुअल का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है लेकिन जो हम यूज करेंगे और जो पहले भी यूज होता था वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो देखो क्योंकि मतलब ये वाला यूज होते आया है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का देखो ये इलेक्ट्रॉन का है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल डायरेक्शन है हमेशा उसके अपोजिट दिखाया जाएगा क्योंकि ये वाला यूज होगा तो इसीलिए ये उसका उल्टा है तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा लिखा में इलेक्ट्रॉन का जो जैसे इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो भी मतलब तब जो भी करंट का मतलब डायरेक्शन होगा यानी वही जो एक्चुअल में दिखाया जाएगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यानी कि जिधर मान लो अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव मतलब डायरेक्शन दिखाया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट साइड में घूम रहा है यानी कि डायरेक्शन तो इधर जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जा रहा है तो वही है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है करंट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें जो है हालांकि आज ही पढ़े थे लेकिन काफ़ी चीज़ें निकल चुकी हैं दिमाग में लेकिन शायद इतना भी ना हो पाता अगर मतलब जितना घूम रहा है अभी इतना ही बता दूं तो इतना भी ना पाता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रॉन मतलब जो डायरेक्शन है
करंट का वो साउथ की तरफ दिखाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। और मान लो डायरेक्शन जो करंट का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है दिखाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है तो वही है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मान लो कि करंट का डायरेक्शन मान लो नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। और करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ दिखाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, यानी वही है कि उल्टा होगा। देखो ये करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या नहीं, तो देखो ऑल्दो करंट हैज डायरेक्शन, यानी इसके पास डायरेक्शन होता है, जैसा देखे तो पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है डायरेक्शन होने के बावजूद भी। क्यों नहीं होता है? और इनफैक्ट इससे ये समझ जाओगे मतलब कि ये करंट जो होता है वो डू नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर, यानी वही जो प्लस माइनस वो जो बेसिक्स फिजिक्स में पढ़े थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वो सब फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मान लो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और 5 एम्पियर का इधर से आ रहा है, तो वही किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग 10 एम्पियर का बाहर जाएगा। देखो इसमें ये थीटा से नहीं कैलकुलेट किया गया कि उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि इतना था तो भी जो है ये मतलब कि इतना है तो भी 5 एम्पियर आएगा, और इसको फैला दोगे तो भी मतलब बाहर से 5 ही एम्पियर जाएगा। और मान लो इसको स्ट्रेट भी कर दो और इधर से 5 एम्पियर आ रहा है और इधर से भी 5 एम्पियर जा रहा है, तो जो है ये मतलब वही है कि स्ट्रेट इधर से भी 5 एम्पियर इधर से भी 5 एम्पियर, तो अबे यार तेरी माँ का चूत साला, तो भी इधर से 10 ही एम्पियर ही जाएगा। देखो एंगल के चेंज करने पे ये नहीं हो रहा है कि वैल्यू बदल जा रही है, मादर जात वाला बहन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। एंगल के चेंज करने पे चेंज नहीं हो रहा है, तो ये इसको करता है। जैसे कि मान लो अगर वेक्टर को फॉलो करना, मान लो कि इधर का कुछ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इधर कितना फोर्स निकलेगा तो ये इस पर नहीं बताया जा सकता। इसके बीच का जो एंगल होगा फिर उसको निकाला जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 cos थीटा, वो जो फॉर्मूला था उससे पता चलेगा। तो वही चीज़ है कि ये वेक्टर को लॉज को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि एंगल चेंज होने पे भी उस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो यही चीज़ है, ये एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी भी नहीं, उसकी भी अपनी वजह है, लेकिन ये है टेंसर क्वांटिटी जो कि अभी नहीं पढ़नी है। देखो आखिर में बस यही बोलूँगा, अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो शायद से ये वीडियो कभी नहीं बन पाता, इसलिए जितना भी बन रहा है घूम रहा है उतना ही बहुत है। और इसका तुम खुद ही फ्यूचर में कितना थैंक यू कर, क्योंकि लगभग तब भी काफ़ी चीज़ें बन जाएंगी। तो देखो अगला आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो देखो शॉर्ट में बोलूँ तो यही है कि जैसे कि मान लो कि ये अबे यार मादर जहाद साला ये बहन की चूत है। जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, और इलेक्ट्रॉन तो जो है अभी देखो यहाँ पे एक वो कन्वेंशनल नहीं यूज होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो कर रहा है, इसलिए वो डायरेक्शन नहीं है जो एक्चुअल डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाला यूज होगा। छोड़ो वो सब मैटर नहीं करता, वो सब फालतू का। मेन कॉन्सेप्ट समझो, देखो इलेक्ट्रॉन जो है मान लो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, साला चल जा बेहतरी माँ की आँख। तो देखो वही है कि देखो अगर ये ऐसे ही हमेशा निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा तो एक टाइम बाद जो है आके मतलब इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये निकलता ही जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ऊपर में टंकी से जो है पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक टाइम आके पूरी टंकी की पानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन नहीं कि वापस से टंकी में फिर से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ, देखो अपोजिट डायरेक्शन में। पहले टंकी से पानी हायर से लोअर नेचुरली गया, लेकिन अब हम अगेंस्ट दी नेचुरल फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी कि इन टंकी में अब जो है अगेंस्ट दी लॉ काम करवाएंगे हम मोटर से। तो वही चीज़ इसमें होता है, नहीं तो ख़त्म हो जाता उसी टंकी की तरह। कि होता क्या कि जैसे पॉजिटिव से जो है देखो इलेक्ट्रॉन टर्मिनल पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव में
टर्मिनल पॉजिटिव है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव ही है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव ही है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करना पड़ेगा ये निगेटिव वाले साइड की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है और जंप भी करना है निगेटिव वाले साइड पे, तो रिपल्सन होगा। यही है अगेंस्ट नेचर, जैसे उसमें हाई टू लो फेंका जा रहा था वैसे इसमें भी जो है अगेंस्ट नेचर काम करवाया जाएगा। निगेटिव इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है और जंप भी निगेटिव की तरफ ही करना पड़ेगा। तो इसी को देखो गलत भी हो सकता है लेकिन साथ से इतना भी वीडियो ना बन पाता, आज एक्चुअली नहीं बन पाता, रोज़ कहने के लिए बोलता हूँ लेकिन आज सच में नहीं बन पाता, बस फील करो छोड़। तो साथ से इसी को जो है EMF कहते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो ये चीज़ कहीं और भी पढ़े थे, पता नहीं क्या बताया था, भूल गया, निकल गया, लेकिन देखो यही है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक भेजने में, देखो ये चीज़ बहुत चीज़ छूट गई है, बहुत चीज़ भूल गया हूँ, खुद ही नहीं याद आ रहा है, लेकिन जितना आ रहा है उतना बता रहा हूँ। देख सकते हो यही मतलब ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि सच इस पहले तो मैं नहीं भूलता लेकिन आज एक्चुअली में भूल गया हूँ। तो बस आखिर में बोलूँगा, रिपीट नहीं करूँगा, आज एक्चुअली में नहीं बन पाता अगर नहीं इतना भी करूँगा तो, इसलिए एकदम ही ऊपर ऊपर से करूँगा, लेकिन सच बोल रहा हूँ एक्चुअली में नहीं बन पाएगा। और इनफैक्ट इस चीज़ स्किल को सीखो कि जिस दिन आप पूरी तरह से छोड़ देने वाले हो उस दिन एटलीस्ट आप काफ़ी चीज़ें उस दिन भी अगर पढ़े हो तो उस दिन भी काफ़ी चीज़ तब तक भूल चुकी होगी, लेकिन फिर भी उसमें भी जितना दिमाग में घूम रहा है वो भी बता दो तो बहुत है। उसमें उसके लिए बने कि जैसे इसमें हर बार की हैबिट क्या है कि एक एक एक्सप्लेन करते हो, तो उस वक्त ये स्किल सीखो, बाकी टाइम हो सकता है हर बार जब एनर्जी हो तो एक्सप्लेन करो, लेकिन जिस नहीं है तो उस दिन जो है जितना घूम रहा है, काफ़ी चीज़ें भूल चुके हो लेकिन जितना घूम रहा है उतना ही बताओ, क्योंकि वो भी काम आ जाएगा। छोड़ो, तो बस वही है कि निगेटिव से निगेटिव इसी में से कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, फॉर्मूला यही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज से यही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को जो मतलब कि वर्क डन कितना की चार्ज हो रहा है, मतलब कि वही कुछ होगा, छोड़ो, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखो, और इनफैक्ट जितना यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जंप कराने में लगता है, जैसे मान लो 500 ठो लगा, तो इनफैक्ट पूरे फिर सर्किट में भी घुमाने का भी उतना ही लगता है, 500 ही लगेगा, यानी जितना केवल यहाँ से यहाँ पे अगेंस्ट नेचुरल लगेगा उतना इतना पूरा मिला के लगेगा, तो वो दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, कि यहाँ सही कुछ था कि यहाँ से यहाँ जंप करने में उतना लग रहा है तो उधर जाने में भी लगभग उतना ही लगेगा, इस तरीके से ही। तो वही लिखा है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, अब हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव होता है, बैक यार चल जाता है माँ की चूत साला बहन खिलाड़, वो जो है मतलब निगेटिव के साइड जाए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव में, या तो हो सकता है प्रोटॉन भी जा सकता है, तो प्रोटॉन फिर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो यही चीज़ है। और जो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, वही वाला कॉन्सेप्ट है, देखो समझ नहीं है लेकिन इतना भी। इसकी SI यूनिट देखो इसकी पता नहीं क्या लिखा, E=W/Q, तो W का होता है यानी वर्क डन होगा, शायद से जूल होता है वर्क डन का, और चार्ज का होता है कूलम, तो जूलम कूलम ऊपर मान चला जाएगा -1 हो जाएगा, या तो जूलम कूलम -1 बोल सकते हो, या तो वोल्ट बोल सकते हो, जो कि हम बोलते हैं। और देखो EMF, मतलब EMF और जो है पोटेंशियल डिफरेंस में तो डिफरेंस ही किया हुआ, देखो मैं समझा नहीं पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, लेकिन जो भी हो EMF जो है बस वही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसा होता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू है EMF। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लो किसी चीज़ का 100 है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि 100 है तो हमेशा वो 100 यूज करेगा, 70 यूज करेगा, 60 यूज करेगा जनरली, लेकिन 100 नहीं। तो लेकिन EMF जो है वो मैक्सिमम वैल्यू वो 100 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है तो उसमें जो है, अबे याद चल जावे तेरी माँ की यार, तो उसमें देखो जैसा कि, तो ये मतलब मान लो जो 200 किलोमीटर होता है वो उसका EMF होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक जा सकती है बाइक, लेकिन जनरली चलती कहाँ है 60 किलोमीटर पे, ये 40 किलोमीटर से, ये हो गया। और जैसे मान लो LED है तो वो मैक्सिमम 9 वोल्ट तक ले सकता है, वो उसकी EMF हो जाएगी, लेकिन चलता कितना जल्दी कम ही पड़ेगा 6-7 वोल्ट पे, तो वो चीज़ होती है कि EMF जो है मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो काफ़ी चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, लेकिन बाद में ये भी मिसिंग हो जाए, जितना भी घूम रहा है इससे अच्छा वही बता रहा हूँ केवल।
देखो अब अगला आता है ओम्स लॉ। तो देखो ओम्स लॉ जैसा पढ़े तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि जब सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखोगे तब जो है वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं तो नहीं। जैसे जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, डायमेंशंस यानी उसकी लेंथ हो गया, एरिया हो गया और मटेरियल, तो जब इन बाकी के पैरामीटर्स को कांस्टेंट होगा तब जो है आई मतलब वोल्टेज आई करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि हो सकता हो कि वोल्टेज जो है आई मान लो पहले भी 50 था, बाद में भी मतलब पहले 50-50 था, लेकिन बाद में भी 50-50 हो, लेकिन फिर भी करंट बढ़ जाए क्योंकि मतलब टेम्परेचर हो सकता है तो बढ़ घट जाए, तो डायमेंशन एंड लेंथ एरिया बढ़ जाए, तो कुछ मटेरियल, तो वही चीज़ें हैं कि हो सकता हो ये चीज़ें मतलब कि ये चीज़ें कांस्टेंट रहे तो उसके बाद भी चीज़ें बढ़ जाए, या तो हो सकता हो ये चीज़ वोल्टेज बढ़े तो भी जो है करंट ना बढ़े, हो सकता हो घट जाए क्योंकि बाकी चीज़ें कांस्टेंट नहीं हो रहे हो, या तो फिर हो सकता है कि वोल्टेज घटे फिर भी जो है करंट बढ़ता जाए क्योंकि ये सारी चीज़ें में कुछ मतलब कि इसको कांस्टेंट ना रख के इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो वही चीज़ है कि वोल्टेज करंट के तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब बाकी की चीज़ें कांस्टेंट होगी, नहीं तो वो ये नहीं तो जैसा 3 केस लिया था कि मतलब हो सकता है ये दोनों बराबर हो तो भी चीज़ें बढ़ने लगे क्योंकि यहाँ से छेड़छाड़, या तो हो सकता है वोल्टेज बढ़े लेकिन फिर भी करंट घटे क्योंकि यहाँ से वही चीज़ है छेड़छाड़, या तो हो सकता है वोल्टेज कम करें लेकिन फिर भी करंट बहुत बढ़ता जाए क्योंकि इधर से अगर चेंज कर, तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट होंगी तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और पढ़े ये वी करंट यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यानी जितना ज़्यादा सेल लगाओगे उतना ज़्यादा करंट देगा, तो उतना ज़्यादा वो होगा, तो वही चीज़ है। और कांस्टेंट को हटाओगे आर होगा, पढ़े ही हो, और जो है इसको और इधर कर दोगे तो जो है मान लो आर को नीचे भेज दो तो वी बाई आर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि आई जितना कम करंट जितना कम होगा, अगर यानी कि अगर तो करंट कम है तो यानी कि रेजिस्टेंस हाई है, तो वही चीज़ है कि रेजिस्टेंस हाई है यानी करंट कम है। अब देखो स्लोप बनाना, तो देखो स्लोप में क्या है कि देखो मान लो जैसे कि स्लोप ये V का हो गया यानी वोल्टेज का, और ये I यानी करंट का हो गया, तो मान लो कि जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो जो है करंट भी बन रहा है। देखो यहाँ पे सीधा जा रहा है यानी कि जितना आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, मान लो 50 वोल्टेज बढ़ाए तो करंट 50 बढ़ा, फिर 60 बढ़ाए उधर से 60 बढ़ा, यानी कि बराबर दोनों तरफ से बढ़ रहा है। 80 बढ़ा रहे हो इधर भी 80 बढ़ रहा है, और ये सब तभी बढ़ा कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा जब बाकी की चीज़ें से बोले थे कांस्टेंट होगा, नहीं तो वो हो सकता है जैसा बोले 3 केस लेके कि नहीं तो नहीं, तो वही चीज़ है बाकी की चीज़ें कांस्टेंट है इस केस में। तो देखो ग्राफ इस तरीके से सीधे आया है, तो देखो इसका मतलब स्लोप का फॉर्मूला क्या है, तो स्लोप इज इक्वल टू या तो आर, पता नहीं आर क्या, आर रेजिस्टेंस शायद से जो भी हो, इज इक्वल टू हाइट, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पता नहीं क्या है छोड़ो जो भी हो, हाइट अपॉन में बेस, और हाइट क्या है, हाइट जो है वोल्टेज है और बेस जो है आई है यानी कि V बाई आई। देखो जब वी आई का ग्राफ पूछा जाए तो वो यूज होगा, लेकिन जब आई वी का पूछा जाए यानी कि अब आई इधर है पहले वी था, अब जो है वी यहाँ पे है पहले आई यहाँ पे था, यानी अब उल्टा है, तो बस वही चीज़ें हैं कि चीज़ें बस इस केस में इन्वर्स होगा, तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। जैसे इसमें स्लोप जो है आर नहीं होगा, इन्वर्स होगा आर के 1 बाई आर होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये हाइट अपॉन बेस ना हो, क्योंकि हाइट अपॉन बेस यहाँ था तो बेस अपॉन हाइट होने चाहिए था अगर इन्वर्स है, लेकिन ये वाली चीज़ फिर भी पता नहीं क्यों बराबर है, केवल वो इन्वर्स है, पता नहीं ये भी होगा कि नहीं, ये फ्यूचर में देखना, लेकिन बस यहाँ पे यही है कि ये स्लोप तो इन्वर्स दिखाया गया है क्योंकि ये सभी चीज़ें इन्वर्स हैं, देख सकते हो जैसे, तो देख सकते हो जैसा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये हाइट बटा एंड बेस है। देखो अभी जितनी चीज़ें दिमाग में घूम रही है उसको अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन चल रहा है माइंड में, लेकिन छोड़ो।
देखो अगला है रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, केवल इसी के लिए डिफिनेशन लिया हूँ कि ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। और देखो अगर हो सकता तो तुम्हें केवल मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ वाला जो अभी बोल रहा हूँ हो सकता वही तुम्हें पसंद आ जाए, और सारी वीडियो हो सकता है वैसे ही बना छोड़ो यार, बहुत फालतू गाड़ी चल रहा है छोड़ो। तो ये इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। तो जैसे जानते ही मान लो जैसे कि ये अपना तार है, तो जो तार के अंदर जैसा कि एटम्स हैं, तो उन एटम्स से जो इलेक्ट्रॉन है वो अब टकरा के जाएगा। तो वही जो वायर के अंदर जो एटम्स है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो वो उससे टकरा के जाएगा। तो ये जो फ्रिक्शन भी कह सकते हो काम करेगा। जैसे मान लो फुटबॉल है, तुमने उससे किक किया तो वो जो ये अनइवन सरफेस है उसके वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो रुक जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम। तो वही चीज़ इसमें वो एटम फ्रिक्शन मतलब कि वो उसको रोकेगा उस इलेक्ट्रॉन को तार में। और देखो फॉर्मूला वही है जो ऊपर अभी हमने निकाला था कि R = V/I। तो इसको ये भी लिख सकते हो वोल्ट, हाँ जैसे लिखा है कि मतलब यहाँ पे क्यों है ये, क्योंकि वो V = R/, वही जो ऊपर ओम्स लॉ से पढ़े थे, V = R/, तो उसको आगे पीछे ले जाओगे तो R = V/I। इसका SI यूनिट देखोगे तो V/I को V को वोल्टेज ही होता है साथ से, और एम्पियर का एम्पियर ही होता है, ऊपर जाएगा इन्वर्स तो V एम्पियर इन्वर्स यानी -1। या तो फिर जो जनरली यूज करेंगे हम ओम, जो कि हमें याद रखना है क्योंकि हम वही यूज करेंगे। और देखो 1 ओम जो है कितना होता है, वही है 1 ओम है तो फॉर्मूला में हमेशा 1 लगा देते हैं, वो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, सिंपल है। तो देखो इससे क्या पता चलता है कि अगर मान लो किसी चीज़ का मतलब रेजिस्टेंस 1000 ओम है, तो यानी इससे ये पता चलता है कि अगर 1000 वोल्ट जो है देने पर 1 एम्पियर मिलेगा। इससे ये पता चलता है अगर 1000 ओम किसी चीज़ रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है तो 1000 वोल्ट देने पर 1 एम्पियर मिलेगा। प्रैक्टिकली नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन जो भी हो, शायद इतना भी ना होता, तो वो चीज़ हो गई। अब देखो देखो जैसा कि ये है कि V/R है, तो मान लो कि अगर हमने V/ मतलब वही I है, V/I है, तो मान लो अगर हमने इसको 2 से इंटू यानी कि वोल्टेज बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो क्या रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा? R है तो क्या वो भी डबल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V बढ़ेगा तो मैथमेटिक के अकॉर्डिंग इसके आगे वाली ये इक्वेशन उधर वाली भी तराजू बराबर करने के लिए उधर भी 2 से इंटू होना चाहिए। लेकिन यही तो कैश है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मतलब वही है, क्योंकि R जो है वो एक कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज, ऐसा ही कुछ है बस अभी याद करने, क्योंकि मेन याद करने से मतलब है, तो यही कुछ है। क्योंकि मतलब R जो है एक कांस्टेंट है, जैसा हमने ऊपर फॉर्मूला डिराइव किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, हमने जो है देख सकते हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने R लगाया, तो वो एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट चीज़ें चेंज करने से चेंज नहीं होती हैं, देखो बस याद होना चाहिए, अभी इतना दिमाग नहीं लगाना है। V चेंज करने पे I चेंज नहीं होगा, तो वही है कि R नहीं चेंज होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है एक। तो पहली चीज़ तो ये पता चलती है, लेकिन जो हमें यूज कर और ना करने पे वो भी एक दूसरी चीज़ समझो कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज, देखो ये भी बता रहा है कि वोल्टेज को भी चेंज करोगे और करंट को भी चेंज करोगे, तो यानी करंट और वोल्टेज दोनों चेंज करोगे तो भी रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। इससे ये पता चलता है क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, इसलिए आप कितना भी करंट बढ़ा लीजिए, कितना भी वोल्टेज बढ़ा लीजिए, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। और इसीलिए पहले आप बस यूज करते थे लेकिन आपको पता नहीं था, अब आपको पता है कि जो पहले नहीं भी पता था कि ऐसा हो रहा है, अब आपको ये भी पता है जो आपको पहले नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। जैसे रेजिस्टेंस तुम यूज करते थे, मान लो 5 ओम का होता था, तो मान लो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते भी थे तो भी ऐसा नहीं होता था कि वो 5 ओम का रेजिस्टेंस 10 ओम का हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते थे यानी करंट वही I बढ़ाते थे तो V बढ़ाते थे, तो कभी रेजिस्टेंस की वजह ऐसा नहीं होता था कि करंट वोल्टेज बढ़ाने से बढ़ जाती थी, 5 से 10 हो जाती थी। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वही आपको पहले नहीं पता था कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अब आपको पता चला, जो कि पहले सवाल भी नहीं उठता था। इसीलिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसलिए आप कितना भी उसमें वोल्टेज और करंट बढ़ा दो उसमें रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, इसलिए जो है क्योंकि वो कांस्टेंट है। और यहीं पे इन दोनों के अलावा कुछ भी बढ़ा दो शायद से, जैसे मान लो कि उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, डायमेंशन बढ़ा दिया, तार का भी साइज, क्योंकि पर्टिकुलर छोटा नंबर से डायमेंशन साइज उससे चेंज हो जाएगा। अब देखो इतना भी नहीं तो ये हो गया। तो देखो इस तरीके से जितना ऊपर ऊपर दिमाग में घूम रहा हो उतना भी मैं बोलूँगा ना बनाने से क्या, इसी की मैंने अभी बना लो, क्योंकि वैसे बनाने का मन करता नहीं है, क्योंकि इतना भी ठीक ही है जो है। इसमें एंजॉय फुली बन भी जाता है, उतना टेंशन नहीं होता है। तो देखो अगला जो है वो यही है कि मान लो कि एक तार है, तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में मान लो उसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्चुअली में क्या है, जैसा कि 10th में पढ़े थे, ये डुमंत्रा का जो वीडियो बनाया देख लेना, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्चुअली में वो ब्रेथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, वो ब्रेथ है कि वो रोड या वायर कितना चौड़ा है, वो ब्रेथ है। मान लो एक किस में पतला है किस में चौड़ा है, तो वो चौड़ा है और चौड़ा होगा तो ट्रैफिक कम होगी, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अभी उस पर आएंगे, लेकिन बस वो समझो कि एरिया एक्चुअली में एरिया नहीं, उसको समझ चलो, मान लो वो चौड़ाई समझ लो, लेकिन वो छोड़ा। अभी इसमें इस केस में लेंथ की बात की गई तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसा बोला था पतली रोड है उसमें ज़्यादा लोग घुसे होंगे, लेकिन वही रोड मोटी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से लोग आराम से आ पाएंगे, ये लोग या इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई रेजिस्टेंस तो एरिया के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो 99% केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम जो ये सर्कल वाला लोगे, और सर्कल का मतलब वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर यूज करोगे। देखो ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, पाई आर स्क्वायर आप वहाँ पे रखोगे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह। 99% केस में ये यूज होगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी तार इस तरीके से भी आता हो चौड़ाई में, तो उसके अकॉर्डिंग रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, स्क्वायर है तो उसमें भी साइड इंटू साइड उसके अकॉर्डिंगली 99% केस में यह यूज होगा। अब देखो अगला है नेचर ऑफ मटेरियल में डिपेंड करता है। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि कंडक्टर में जो है वो सबसे लो होता है। पहले ये समझो कि सबसे लो कंडक्टर में होता है। बैक यार खींच जा बेंची की चूत साली, खींच बे तेरी माँ की रांड साला, हट बहन की चूत। तो देखो देखो गाली ना दिया करो, इसलिए नहीं कि पकड़े जाओगे, इसलिए क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कभी यूट्यूब डिटेक्ट करके ऐसे चैनल को कोई पॉलिसी लाए और फिर उसको चैनल को डिलीट कर दिए, इसलिए गाली ना दिया करो। इसलिए नहीं कि पकड़े जाओगे, इसलिए कि इसलिए कभी भी इस वजह से कि हो सकता है इतनी चीज़ें आप दो चैनल बनाए, इसकी इतनी चीज़ें किए हो ना डिलीट होने को हो सकता है और डिलीट हो जाए केवल इस वजह से। इसलिए छोटी सी बस वही कहना था, छोड़ो। तो कंडक्टर में जो है लो होता है और जो है इंसुलेटर में हाई होता है। नेचर ऑफ मैंने क्या हाई होता है, शायद से रेजिस्टेंस आर लिखा हूँ, रेजिस्टेंस। और सेमीकंडक्टर और एलॉयज में इन दोनों के बीच का होता है, इस वर्ड पे ध्यान रखना काम आएगा आगे, इस दोनों के बीच का होता है, इंटरमीडिएट होता है रेजिस्टेंस। अभी उधर उतना होल्ड करो, अभी आऊँगा। देखो सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर और एलॉयज का दोनों का लगभग इंटरमीडिएट में होता है, लगभग बराबर होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ अलग अलग होती है। जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे जो 14 अभी या इसकी माँ की चूत होती है। तो देखो क्या होता है, जो 14 ग्रुप से जैसे लिखा रहता है ना, 14 ग्रुप से ऐसे ऐसे जो मेटलॉइड्स बना होता था, साथ से वही पता नहीं, अभी जी तो यही समझ आया, फ्यूचर में हो सकता है ये गलत हो जाए, लेकिन अभी इतना ही मान चलते 14 ग्रुप से लेके जो जर्मेनियम तक होता है मेटलॉइड्स के पता नहीं क्या, उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि वो यही है कि ये पहले कंडक्टर नहीं होता है, जब अब इसको हीट देते हैं तो उस हीट की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन हीट देने पर फ्री होता है, पहले से फ्री नहीं था। जैसे जब जितना जितना हीट ट्रांसफ़र करते जाओगे उतना ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा, जितना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, उतना ज़्यादा कंडक्शन होगा। तो वो होता है सेमीकंडक्टर। एलॉयज क्या होता है, वही हमने 10th में पढ़ा था कि जब दो मेटल हो गया नॉन मेटल, यानी वही किसी भी चीज़ का मतलब किसी चीज़ को सिल्वर को आयरन में सिल्वर को मिला दिया तो उसका होमोजेनस मिक्सर बन गया, तो वही होमोजेनस मिक्सर होता है एलॉय। देखो अभी आगे आएंगे, देखो 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 मतलब जैसे
रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया होता है ना, तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो रोल लग जाएगा, यानी कि रेजिस्टिविटी जो कि नेचर पे डिपेंड करता है, वायर कॉपर का है, सिल्वर का है, वो रेजिस्टिविटी हमारा जिसका SI यूनिट होता है ओम मीटर होता है। और कैसे निकलता है तो वही है, देख लेना अपना कि R इज इक्वल टू रोलल अपॉन में ये होता है, तो रोल की वैल्यू फाइंड करनी, इसको इधर लाओ और उसको इधर लाओ, तो रोल इज इक्वल टू R इंटू A/L। R की हो जाएगी ओम होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, और लेंथ की भी मीटर होती है। मतलब एरिया जो है साइड सा पता नहीं क्या होता है, उस तो स्क्वायर होगा इसीलिए, तो इसको मतलब मीटर से 1 मीटर कम कट जाएगा तो ओम मीटर बनेगा, और वही ओम मीटर है। तो ये तो देखो वो छोड़ो, तो देखो जैसा कि इससे पता चलता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स। देखो इस वर्ड पे फोकस करो, जो लिखा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि लिखा ही वही हूँ जो इतनी वीडियो देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट हो, इसलिए वर्ड पे फोकस करो कि वैल्यू डिपेंड्स ओनली, ये इस वर्ड पे फोकस करो, बहुत भारी वर्ड है, ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, की मटेरियल का नेचर क्या है, कि कॉपर का है कि सिल्वर का है कि नाइक्रोम का, जो पीरियोडिक टेबल पर वो 118 एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कितना है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और दूसरा उस चीज़ मतलब कि टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी केवल इन दो चीज़ पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने पर, और जो है नेचर ऑफ मटेरियल। जैसा कि अभी इस बेस क्वेश्चन आएगा कि हम अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस की तो वैल्यू डबल हो जाएगी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, ऐसी कुछ कंसर्न था, क्योंकि रेजिस्टेंस केवल इन दो चीज़ जब तक नहीं चेंज करोगे तब तक कुछ भी चेंज कर लो नहीं चेंज होगा, छोड़ो। तो देखो अगला जो चीज़ है, तो देखो इससे इस फॉर्मूला से एक चीज़ ये भी देखो कि R जो है, R इज इक्वल टू रोलल अपॉन में ही है, यानी कि R जो है रोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि R इज, देखो क्योंकि ऊपर के साइड डिवाइड में है, तो अबे यार मादर छोड़ साला ऊपर के साइड में, तो देखो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, R इज इक्वल टू रोलल अपॉन में, तो रोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, यहाँ रोल का केवल काम है। तो यानी कि जैसे यहाँ पे R की वैल्यू कंडक्टर में लो थी और इंसुलेटर में पता नहीं किस में हाई थी, और फिर सेमी कंडक्टर और एलॉय में इंटरमीडिएट थी R की वैल्यू। तो जो है इससे ये भी पता चलता है कि रेजिस्टेंस के साथ अगर इसका लो है तो देखो कि रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रोल के, यानी कि रेजिस्टेंस जो भी हो रहा है अगर लो है तो और उसमें मतलब वही है कि उसके बढ़ाने या घटाने से अगर लो है तो रोल की भी वैल्यू लो हो जाएगी, अगर हाई है तो रोल की भी वैल्यू हाई हो जाएगी, अगर इंटरमीडिएट है तो रोल की भी वैल्यू इंटरमीडिएट हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। इसलिए रेजिस्टेंस बढ़े या घटेगा तो जो है रोल भी बढ़े या घटेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़े या घटेगा तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसलिए रोल भी बढ़ेगा। देखो अभी तो इतना ही समझ आया, हो सकता है ये पूरी चीज़ ही गलत हो जाए, लेकिन अभी इतना समझ आया, फ्यूचर में देख लेना। तो देखो जैसा कि इसमें कंडक्टर वाले में क्या होता है, 10 की पावर -8 से लेके -6 सोचो कितना लाख जीरो लगाओगे तब जाके ना लाख 0.0 लाख जीरो लगाओगे तब जाके, ऐसा ही कुछ, मतलब बस ये इसलिए बोला हूँ ताकि ये समझ पाओ कि ये लगभग ना के बराबर वैल्यू है, ताकि इसकी वैल्यू बता सकूँ इसलिए बताया हूँ। और बीच वाला है 10 की पावर 4 जो कि बहुत ज़्यादा होता है, 10 के आके 4 की कितना करोड़ों जीरो, ऐसे कुछ, मतलब कि इसलिए बताया हूँ कि बहुत ज़्यादा है ये। और जो है अगला जो है वो है इंटरमीडिएट, यानी कि इन दोनों की बीच की 10 की पावर 6 ऊपर से उठा लो और नीचे से 10 की पावर 4, तो उस दोनों का बीच हो जाएगा 10 की पावर 6 से लेके 10 की पावर 10 की पावर -6 से लेके 10 की पावर 4 तक, दोनों के बीच तक का होता है। तो ये चीज़ वहाँ पे यूज होगी, जैसे कि हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें से जो वैल्यू आएगा या तो ये आएगा, इस दोनों के कहीं बीच होगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, जिससे कि तुमको ये पता चल जाएगा
कि अगर मतलब मान लो कि 10 की पावर 4 उड़ आया है तो तुमको, या तो 3 उड़ आया है, तो तुमसे ये पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस यूज किया गया है उस वायर वायर जिसमें भी, वो एक इंसुलेटर है। अगर मान लो कि 10 की पावर -6 और 10 की पावर 4 के बीच में आए, तुमको तो ये पता चल जाएगा वो सेमीकंडक्टर या तो ये लॉ है, तुमको ये पता चल जाएगा। इसलिए ये वैल्यू याद रहना, थोड़ा बहुत, उतना भी नहीं, वैसे याद करूँगा नहीं क्योंकि ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये है कि ये पता रहेगा, तुमको ये पता चल जाएगा जो आंसर आएगा, मान लो जिसके बीच आएगा तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि ये कौन सा सब्सटेंस यूज किया गया है। देखो पिछला में हम जैसा बोले थे उसमें पता नहीं क्या कांस्टेंट था, इसलिए जैसे कि हाँ वो ओम्स लॉ में बोले थे V = IR था, तो आप वोल्टेज बढ़ाइए या करंट बढ़ाइए, उससे रेजिस्टेंस नहीं चेंज हो जाएगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, इसलिए वो चीज़ें बढ़ाए तो आप नहीं। वैसे ही इसमें देखो रोल कांस्टेंट है, इसलिए आप अपना लेंथ बढ़ाइए या तो फिर एरिया। देखो मैं अब इधर ये लिखा तो हूँ लेकिन उधर जाऊँगा नहीं क्योंकि मेन चीज़ बता रहा हूँ, वो वैसे भी कंप्लीट ही हो जाएगा बता दूँगा। तो ये बोल रहा था कि आप लेंथ चेंज करिए, या तो एरिया चेंज करिए, या तो रेजिस्टेंस चेंज करिए। इसके चेंज करने की वजह से जो है कुछ भी तीनों में से चेंज कर दिए, रोल की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। ये चीज़ बोलने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जैसा कि हम बोल रहे थे कि अब इससे पहले कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रोल है रेजिस्टेंस के, तो अगर रोल बढ़ाओगे और रेजिस्टेंस बढ़ाओगे मतलब तो रोल भी बढ़ेगा, तो वहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब रेजिस्टेंस चेंज करने पे रोल चेंज कर रहा था क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा इसके पहले वाला, या तो वो गलत था या तो ये गलत है। जो भी गलत हो, बस यही सवाल है कि गलत कौन सा है। तो देखो अगला है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी पे हम जो टेम्परेचर का डिपेंडेंट होता है वो पढ़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कैसे चेंज करने पे कि 3 ठो लिए थे ना, मेटल लिए थे, इंसुलेटर लिए थे, सेमीकंडक्टर अलॉय लिए थे ना, उसमें देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें, वही कि टेम्परेचर चेंज करने में चीज़ें कैसे चेंज होती है। तो देखो सबसे पहले ये मतलब देखते हैं फॉर कंडक्टर्स के लिए कैसे होता है। तो देखो कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस या तो मादर जात की वैल्यू जो है साला, तो रेजिस्टेंस या जो रोल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, यानी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और रोल की भी वैल्यू बढ़ेगी, यानी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कैसे समझोगे, देखो इसको इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्योंकि मान लो कि एक बीकर में मान लो एटम है, एटम्स वगैरह हैं जैसे कि इसमें भरा है, तो अगर उसको हीट करोगे तो ये ज़्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी आपस में ज़्यादा पास पास टकराएंगे, तो अब ज़्यादा इनमें मतलब वो होगा, ज़्यादा पास पास जगह जल्दी जल्दी इधर उधर मूव करेंगे, जो कि पहले उतना मूव नहीं कर रहे थे, तो क्योंकि अब और भी जल्दी मूव करेंगे, इसलिए अब इलेक्ट्रॉन को पहले के मुकाबले क्योंकि कम मूव कर रहा था, लेकिन अब जो है एटम्स और ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो जो है इलेक्ट्रॉन अब और ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि उनकी एटम्स भी अब तेज तेज मूव कर रहे हैं, तो अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मुश्किल होगा मतलब आगे बढ़ पाने में। इसीलिए जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की भी वैल्यू, रोल की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखो अगला है फॉर इंसुलेटर्स। देखो इंसुलेटर में आर हो गया, यानी रेजिस्टेंस या तो रोल जो है उसका नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्यों? सिंपल है, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं कि उस पर डिपेंड करें। जब इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जब चार्ज ही नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री है तो चार्ज ही नहीं पड़ा, सवाल ही नहीं उठता, सिंपल सा। अगला आता है फॉर सेमी कंडक्टर। तो देखो इसमें जो है रेजिस्टेंस या तो रोल की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर में। मादर जहां है, तो देखो लिखने को यही लिखा है इसमें कि क्यों होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। अब क्यों ये नहीं पता, जैसे लिखने को तो ये लिखा है सेमीकंडक्टर पहले लिखा है क्या होता है कि मतलब पहले नहीं फ्री होता है इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में, लेकिन हीट करने पे फ्री हो जाता है। तो देखो लिखने को ये लिखा है कि जैसे अगर मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये लिखा, ये समझ नहीं आया लेकिन जो भी हो। तो अगला देखो छोटा सा डेरिवेशन है, तो देखो जैसे कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज करोगे बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और देखो दूसरा है चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
R1 मतलब वही रेजिस्टेंस है, लेकिन ओल्ड रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर चेंज करने के पहले जो पुराना रेजिस्टेंस, यानी कि वही कि पुराना रेजिस्टेंस जितना होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। मान लो क्योंकि जैसे कि मान लो पुराना रेजिस्टेंस 5 ओम था, तो अब टेम्परेचर चेंज करोगे तो जितना पुराना रेजिस्टेंस था उसी के मुकाबले, मान लो पुराना 5 था तो चेंज करोगे तो 5 बढ़ेगा, लेकिन मान लो पुराना 500 था तो चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कम रेजिस्टेंस था तो चेंज भी कम होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस था तो ज़्यादा भी चेंज होगा। ये बताने के लिए बताया, बस यही बताना था कि मतलब वही है कि पुराना रेजिस्टेंस पे भी तो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि वही तो डिफाइन कर रहा है कि नया रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है। देखो ऐसे कुछ बस ये समझ लेना कि पुराने रेजिस्टेंस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा पुराना रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा चेंज करोगे तो उस पर भी डिपेंड, ऐसे ही कुछ है पता नहीं जो भी हो। तो जिस दोनों को वो मतलब मान लो मिला दोगे या तो नहीं रुको बैक यार, मिला ही दो तो देखो तो चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर और R1 यानी कि पुराने रेजिस्टेंस के। तो ये होगी, आप कांस्टेंट का साइन हटाओगे तो इसकी जगह इज इक्वल टू अब आ जाएगा, इसकी जगह अल्फ़ा आ जाएगा, यानी कांस्टेंट आ जाएगा जो मास छोड़ देगा इसकी से। तो देखो वही कांस्टेंट आ जाएगा जो अल्फ़ा आ जाएगा, और अल्फ़ा यहाँ पे किस चीज़ का कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट है ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का कोएफिशिएंट, यानी कि टेम्परेचर का कांस्टेंट है। वही कि देखो टेम्परेचर पे भी चीज़ अब यार पता नहीं, बस वही है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर अल्फ़ा, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी अल्फ़ा की, के इन्वर्स होगी, यानी K-1 होगी। तो देखो अभी आगे और भी चीज़ें बची हैं कि देखो चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन रेजिस्टेंस को तुम ये भी लिख सकते हो कि ये मतलब चेंज रेजिस्टेंस को तुम ये भी लिख सकते हो R2 माइनस R1। R2 मतलब कि चेंज यानी कि रेजिस्टेंस जो चेंज हो गया जिसकी वजह से टेम्परेचर, और जिसकी वजह से तो यानी कि नया वाला रेजिस्टेंस और पुराना जो रेजिस्टेंस था चेंज होने से पहले, 2 मतलब नया वाला रेजिस्टेंस और 1 मतलब पहले वाला रेजिस्टेंस, जितना पुराना रेजिस्टेंस था। तो वही चेंज रेजिस्टेंस यही ना होगा कि जितना चेंज हुआ है वो अरे नया में से पुराने को माइनस करोगे तो उतना चेंज हुआ रहेगा, तो यानी R2 माइनस R1, और बाकी चीज़ वही है कि अल्फ़ा डेल्टा टी R1 जो पहले इधर भी था, तो वही चीज़ है। तो देखो अब इसमें से ये भी कह सकते हो, और तो देखो इसमें माइनस R1 को इधर भेज दो तो देखो इधर चला जाएगा तो ये प्लस R1 हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू प्लस R1 प्लस ये अपना पूरा चीज़ अल्फ़ा डेल्टा टी R1। तो देखो इसमें से अब R1 जो है, क्योंकि R1 इधर भी है R1 इधर भी है, तो इसको कांस्टेंट ले लो तो इधर R1 हो जाएगा, और फिर जो है क्योंकि उधर से R1 एक कांस्टेंट लिए थे तो जो है नहीं यार डेल्टा टी 1 से इंटू हो जाएगा, तो वो जो है पता नहीं 1 प्लस कहाँ से आएगा देख लेना, मैथ का अपना देख लेना जो भी हो। तो बस यही है कि अपना नया फार्मूला आ गया कि R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। R1 जो है पुराना रेजिस्टेंस है, R2 जो है नया रेजिस्टेंस है जो कि आया है टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से, और डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर है, और अल्फ़ा बता ही दिया हूँ कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है। तो देखो एक तो ये है, ये रेजिस्टेंस के लिए है, रेजिस्टेंस के लिए। अब रेजिस्टिविटी के लिए क्या होगा, तो रेजिस्टेंस के लिए देखो यही है, यहाँ पे R2 लिखा है और यहाँ पे R1 लिखा है, तो रेजिस्टेंस की कि देखो R2 लिखा है यहाँ पे R1 लिखा है, तो रेजिस्टेंस तो रेजिस्टिविटी की क्या होता है, रेजिस्टिविटी का अभी यहाँ पे कहीं देखे थे, रेजिस्टिविटी का वो रेजिस्टिविटी का होता है रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोलर अपॉन में, रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोलर अपॉन ए होता है, तो रेजिस्टेंस की जगह हम रोलर अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस की जगह अबे यार मादर जात साला बहन की चूत, तो देखो रेजिस्टेंस की जगह ये मतलब मान लो ये R2 वाला था जैसा पता दिखाया था, ये R1 वाला, अब उसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो रोल 2L/A और रोल 1L/A। तो देखो वही है क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोल L/A, और ये नया वाला है तो यानी 2, और पुराना वाला यानी पहले वाला है तो O 1 हो जाएगा, तो वही चीज़ है। तो देखो इसमें से लेंथ
अबे यार लेंथ बाई एरिया इधर से और इधर से कट जाएगा, क्योंकि इक्वल के साइड है तो उधर से भी कट जाएगा लेंथ पे एरिया, इधर से तो भी, तो केवल रोल 2 बचेगा। रोल क्यों नहीं कटा, क्योंकि इधर रोल 2 है उधर 1 है, दूसरा है, इसलिए तो ये अब रेजिस्टिविटी के लिए बन जाएगा रोल 2 इज इक्वल टू रोल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब अल्फा भाई यार जो भी हो वही चीज़ है। देखो ये प्रूफ है कि अगर डेरिवेशन जो कि ये मतलब 12th से फिजिक्स में अब हर कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे 10 तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता था बिना न्यूमेरिकल के, लेकिन अब हर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जनरली हर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि वो जो फॉर्मूला आया है उसका जो लिखा है उसका मतलब क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट समझने के ही लिए ही आपको डेरिवेशन लगाना ही पड़ेगा। तो देखो हर एक वही बोल रहा था कि बार बार मादरजात साल सब डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए फॉर्मूला में क्या लिखा है आपको डेरिवेशन करना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल लगाना ही पड़ेगा। तो देखो जैसा कि मान लो अगर ये डेरिवेशन नहीं की होती, जो कि बहुत सिंपल था, इनफैक्ट बाकी सब तो इससे ज़्यादा वो करना पड़ेगा। देखो इससे मान लो ये तुम नहीं किए रहे तो तुम कैसे समझते कि मान लो डेल्टा टी क्या है, मान लो समझ जाते कि चेंज इन टेम्परेचर है, तो क्या चेंज इन टेम्परेचर, चलो ठीक है काम चल जाएगा, इससे नहीं चलता, सच तो यही है इतनी से भी, मान लो चल भी जाता। तो तुम ये कैसे समझते कि ये अल्फ़ा एक्चुअली में क्या है, चलो मान लो ये भी समझ जाते, तो तुम ये कैसे समझते ये R1 और R2 में क्या अंतर है। असल में आप ये कभी फॉर्मूले को समझ ही नहीं पाते अगर ये डेरिवेशन ना लगाते, इसलिए जो है अब 12 के हर एक कॉन्सेप्ट को ही इनफैक्ट समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन से तो शुरू तो वही लगाना ही पड़ेगा। देखो अब अगला जो है न्यूमेरिकल वो है मतलब पता नहीं जो भी है, लेकिन ये बहुत आसान था क्योंकि L की भी वैल्यू दी थी, A की भी वैल्यू दी थी, R की भी वैल्यू दी थी, रोल की निकालनी थी तो R इज इक्वल टू रोलल अपॉन, इसमें सबकी वैल्यू दी ही है, बस रोल की निकाल मतलब कि इसमें जो है बस रोल की वैल्यू निकालनी है, सब दी ही है, इसीलिए बस आगे पीछे ले जाके कर दोगे। बस ये देखो ना कि मतलब जैसे ये 5 15 से कटेगा तो 3 आ जाएगा, फिर ये 3 6 से कट जाएगा। देखो ये इंटू में है, प्लस माइनस में होता तब नहीं कटता, इंटू में तो इससे कट के 2 हो जाएगा, तो जो कि यहाँ पे कटा है लेकिन वही है, फिर 2.3 तो वही है। और देखो इससे क्या पता चलता है 2 इंटू 10 की पावर -7 ओम है, और ये वैल्यू जो है कंडक्टर वाले में लाई करती थी, याद करो। तो यानी कि ये जो सब्सटेंस यूज़ किया गया इससे ये भी निकल आएगा कि वो एक कंडक्टर है, क्योंकि ये वैल्यू वो अगर याद करो तो ये उसी वाले में आती थी, कंडक्टर वाले में, इसलिए कंडक्टर है। अब देखो अगला पता नहीं ऐसे कोई कंसर्न था कि अगर रेजिस्टेंस की मतलब किसको नहीं लेंथ को एरिया मतलब पहले मान लो एल वायर का लेंथ लिए थे, अब उसका लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या डिफेक्ट आएगा। तो देखो रेजिस्टेंस तो क्योंकि लेंथ डबल कर दी इसलिए अब जितना पहले रुकावट आ रहा था उससे ज़्यादा आएगा, 2 वाला आएगा। देखो न्यूमेरिकल अब हर एक न्यूमेरिकल कितना ही बताऊँ, वो लगाने रटने से नहीं, तो वही देखो बस बता दे रहा हूँ कि रेजिस्टेंस तो डबल हो जाएगा लेकिन रेजिस्टिविटी डबल नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम होगा वो, क्योंकि रेजिस्टिविटी जैसा बोले थे वो लेंथ होने पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल बताए थे ना ओनली डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ना कि तो ये हो गया। देखो कलर कोडिंग जो है कार्बन का, तो देखो सबसे पहले तो जैसे कि मतलब अगर मादर जात ने कभी बोला ना कि ऐसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो ब्लैक हो गया, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, यानी ये कलर का नाम दिया है जिसमें कि 0 से शुरुआत करेंगे, 0 के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, पहले 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे 9 तक है, और इस वाले बॉक्स में यही है कि 10 देखो सभी जगह 10 ही होगा, बस इसके अकॉर्डिंग पहले जो 0 दिया है तो 10 की पावर 0 आ जाएगी, 1 दिया है तो 1 वही लाइन से अरेंज है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर करके है जो कि यूज होगा, समझ रहे हो ना। ये लाइन वाइज अरेंज है, सीरियल भी डाल सकती है वैसे 0 1 2 3 तो वही 0 1 2 3 है, और जो है 10 की पावर में करके यूज करना है तो 10 की पावर 0 1 2 3 4 ऐसे अरेंज है ना। और देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि मतलब बताता है, जैसे एक और कलर है वो है गोल्ड है और सिल्वर है, ये दर्शाता है कि मतलब एरर कितना होगा रेजिस्टेंस में। जैसे मान लो गोल्ड में एरर जो अगर गोल्ड का कलर है तो वो 5% एरर
प्लस या माइनस में दे सकता है, यानी कि प्लस मतलब हो सकता है मतलब कि ज़्यादा हो जाए रेजिस्टेंस, और माइनस मतलब कि जितना है उससे कम हो जाए, वही ज़्यादा या कम, प्लस या माइनस हो सकता है, इतना एरर हो सकता है। जैसे गोल्ड का लोगे तो 5% हो सकता है, सिल्वर का लोगे तो 10% एरर हो सकता है, और कोई नहीं लोगे तो 20% एरर हो सकता है। सारी ये नो फोर्थ बर्न का यही मतलब है कि कोई नहीं लोगे तो 20% एरर हो सकता है, जो भी हो। और देखो इसका निमोनिक्स क्या है, इसका निमोनिक्स याद करने का ये है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। देखो बन रहा है बी रॉय, देखो रॉय तीनों एक साथ आएगा, बी एक साथ आएगा, बी और रॉय, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। तो इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू से डब्ल्यू मैच हो जाएगा, वाइट, ग्रे, जी गुड, वायलेट वी, बी और ग्रेट का जी, वाई का, तो इस तरीके से चीज़ें मैच हो जाएंगी, जिसके अकॉर्डिंग 0 1 2 3 यानी कि 10 की पावर लगा सकते हो। तो देखो अब एक न्यूमेरिकल किया जाए तो जैसे कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, देखो जैसे इस पर मान लो ये मतलब सफ़ेद, अरे यार ये मतलब कि लाल है, देखो यहाँ ब्लू बना रहा है लेकिन देख सकते हो ये लाल है और ये भी लाल है, उसके बगल वाला ऑरेंज है, और उसके बगल में आप एक अच्छा खासा स्पेस गैप दे के अगला बनाते हो, जो कि आप इस तीनों में से या तो सिल्वर लोगे, या तो देखो यह 5% लिखा है लेकिन गलती कर दिया था, सिल्वर लोगे तो 10% तो 10% होगा, छोड़ो, तो वही ये गैप करके आप वो, और ये बताता है कि कितना परसेंट एरर हो सकता है उस रेजिस्टेंस में। तो जैसा कि अगर इसको R इज इक्वल टू देखो सबसे पहले तो ये देखो ये हो गया और ये हो गया, तो इसको वंस और टेंस की प्लेस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जैसे 22 लिख देंगे, एक 2 वंस प्लेस पे आ जाएगा, एक 2 प्लेस पे आ जाएगा, तो इस तरीके से वंस टेंस प्लेस करके पहला 2 लिखते हैं। अब जरूरी नहीं कि पहला मतलब 2 वही हो, केवल नहीं, ये जो है मतलब अभी आएंगे, ये वाला भी यहाँ पे आ सकता है, अभी आएंगे एक्सप्लेन करके, अभी उतना कन्फ्यूजन बस ये समझो, ये वंस और टेंस करके पहला दोनों लिखते हैं, और इनटू में जो तीसरा वाला होता है उसको हम 10 की पावर करके लिखते हैं। अब जो भी हो, जैसा कि बताए थे, ये 10 की पावर करके इधर का जो था वो लिखेंगे, जैसे 3 है तो 10 की पावर करके 3 लिखेंगे, तो पहला 2 जो है वंस टेंस के अकॉर्डिंग, और तीसरा जो है 10 की पावर करके लिखते हैं, और ये वाला बता ही दिया हूँ एरर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एरर, जो कि यही 3 होगा जनरली, या तो गोल्ड होगा तो सिल्वर होगा, या तो कोई नहीं होगा तो ये वाला। तो उसमें देखो जैसे कि प्लस माइनस करके लिखते हैं, यानी कि ऊपर भी हो सकता है इतना थोड़ा बहुत, और नीचे भी हो सकता है, वो 10% यह दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर रेड का उसमें देखोगे तो उसमें 2 आएगा, देख लेना, और 2 आएगा, दूसरा भी रेडी है तो 2 2 हो जाएगा, और उसमें तो उसके अकॉर्डिंग वंस टेंस 2 2 लिख दो, और देखो तीसरा ऑरेंज देखोगे उसमें तीसरे नंबर पे था, तो उसके अकॉर्डिंग इंटू करके 10 की पावर जो है 3, तो इस 10 की पावर करके लिखते हैं, और सिल्वर का तुम देखो तो 10% एरर दिखाएगा, मतलब लिखा है तो 10% एरर प्लस या माइनस में। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि ये वाला है, तो देखो इसमें एक ब्लू है और फिर जो है पिंक है, देखो अचानक मतलब कि ये चेंज होगा, अब देखो पहले जो बाहर तीसरे नंबर पे था वो यहाँ पे भी आ सकता है, वो मैटर नहीं करता है, वो बाहर वाला, समझ गया ना, इसीलिए तय कर दिया। दूसरा जो है फिर से ब्लू है, तो वही है, अब इस दोनों का लेंगे, जो नहीं कि वो यहाँ पे आगे पीछे हो सकता है, वो नहीं, तो देखो तो पहले का जो है, अरे ब्लू का 6 है तो 6 होगा, और अरे रेड का 2 है, देख लेना उसमें 2 ही है, तो 6 2 हो जाएगा, वंस टेंस हो गया। अब तीसरा जो है उसको 10 की पावर करके लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, और देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि वो कुछ नहीं वाला, ये देखो नो फोर्थ, नो यानी कुछ, नो फोर्थ 20% का होगा इधर, तो जो इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस 20%। तो देखो कैपेसिटर पढ़ने से पहले सबसे पहले तो वो शॉर्ट देख के आओ, जिसमें वो जैसे ही मतलब बोर्ड में लगाए थे वो बैटरी की तरह दिख रहा था, वो 2 वायर घुसेड़े थे, और फिर उसको जैसे ही निकाल के दोनों वायर छुआए थे एक चिंगारी फेंकी थी, यानी कि तुरंत डालते ही वो चार्ज हो गया था, और तुरंत फिर से छुआते ही डिस्चार्ज हो गया था, जो कि कैपेसिटर होता है। तो देखो सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या होता है, तो ये देखो कैपेसिटेंस जो है, सबसे पहले चीज़ देखो कैपेसिटेंस भी ये कैपेसिटी होती है टू स्टोर अ चार्ज, बैटरी की भी कैपेसिटी ही चार्ज को स्टोर करने की होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, देखो इसकी भी कैपेसिटेंस इज ए
कैपेसिटेंस मीन्स इट इज़ अ कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं नहीं नहीं, देखो डिफरेंस यही होता है कि मतलब वही कि ये मतलब तुरंत चार्ज को स्टोर करता है, 1 सेकंड में जो है चार्ज को स्टोर करता है और तुरंत ही मतलब पूरा डिस्ट्रॉय या तो कर सकते हैं ख़त्म, पता नहीं ये यार मतलब देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि तुरंत उसमें डाला चार्ज हो गया। जो कि बैटरी को जो है अगर चार्ज करोगे तो कितना भी कम लगेगा, 10 20 30 मिनट तो लगेगा ही, और उसके ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा। और इसमें ना तो चार्ज होने में टाइम लग रहा है ना तो ख़त्म होने में। देखो ख़त्म होने में तो नहीं, चार्ज होने में भी नहीं लगता है, तो वही है, तो ना ख़त्म होने में ना उसमें टाइम लग रहा है। और इनफैक्ट जो है कोई नहीं, मतलब कैपेसिटेंस जो है 1 सेकंड में 1 लाख बार चार्ज, 1,000 हो गया, 1 लाख हो गया, सोचो बस वही इसका समझाने का मतलब है कि कितना ज़्यादा बार 1 सेकंड में चार्ज और डिस्चार्ज, सोचो 1 सेकंड में कितना 1,000 लाख बार चार्ज डिस्चार्ज हो गया यार, सोचो। तो ये चीज़ हुई तो, और बता ही दिया कैपेसिटेंस एक चीज़ और कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कितना है ये भी बताता है। जैसे मान लो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लो कि एक मतलब सीक्वेंस में जो भी वैल्यू मान लो कि 100 तक चार्ज स्टोर कर सकता है, तो मान लो 80 तक दोगे ले लेगा, 90 तक दोगे ले लेगा, 100 तक दोगे ले लेगा। लेकिन 100 से जैसे ही ऊपर बढ़ाओगे, 80 तक की लिमिट थी ये, लेकिन 100 से जैसे ही ऊपर बढ़ाओगे 110 अब नहीं चार्ज लेगा। तो वही है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है स्टोर, ऐसा ही कुछ था। देखो ये क्रिएट किससे किससे होता है, देखो मतलब कि देखिए एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है ऐसा ही कुछ था, एग्जैक्टली नहीं पता, देख लेना वीडियो फिर से कि वो जो है मतलब आज जो एयर में मतलब आइनाइज एयर, यानी कि एयर में जो है आइनाइजेशन की वजह से जो है ये एक्स्ट्रा चार्ज, यानी कि यही कैपेसिटर उससे कुछ कनेक्शन है कि एयर को आइनाइज कर देता है। देखो दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो मतलब हमारा जो मटेरियल या तो कह सकते हैं कैपेसिटर, जो भी बोलो, शायद से गलत हो सकता है ये सेंटेंस, लेकिन अभी जितना आता उतना बता रहा हूँ कि उस पर डिपेंड करेगा ही, क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्ट का होगा तो ज़्यादा देगा, कम वोल्ट का होगा तो कम देगा, तो उस पर तो डिपेंड करेगा ही ऑब्वियसली। ज़्यादा वोल्ट का हो ज़्यादा कि कौन सा मटेरियल लिए हो, वही वो तो उस पर तो डिपेंड करेगा ही कौन सा मटेरियल लिए हो। लेकिन इसमें साथ ही साथ जैसे बैटरी में, बैटरी पे तो डिपेंड करेगा कि ज़्यादा बैटरी की कम बैटरी लिए हो। लेकिन इसमें क्या, इसके साथ साथ आस पास का मतलब जैसे कि ये एयर से आयनाइज हो रहा था, तो यानी कि आसपास जो भी प्रेजेंट है, जैसे मान लो एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, या तो जो भी प्रेजेंट है उस पे भी डिपेंड करेगा कि मतलब उस पर भी डिपेंड करेगा, पता नहीं जो भी करेगा, मतलब उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। तो दोनों चीज़ पे, जैसे बैटरी केस में केवल बैटरी पे डिपेंड करेगा, आसपास के एयर या वाटर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें उससे भी फ़र्क पड़ता है। देखो इसमें जो मतलब आसपास के एयर को एप्सिलॉन नॉट लिया, पता नहीं गलत शायद से हम लगा रहे थे, गलत ही होगा वैसे, कि आसपास के एयर को एप्सिलॉन नॉट मान, एयर वाटर जो भी उसको एप्सिलॉन नॉट मान, लेकिन वो गलत होगा, छोड़ दो। तो देखो इसका फॉर्मूला निकालो, देखो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है यहाँ, यानी सेल की बात नहीं की गई है, पोटेंशियल शायद इसके लिए इसके पहले का मतलब जो इस चैप्टर में वो समझना जरूरी है, लेकिन जो भी हो सिंपल सी बात है, अगर चार्ज अभी इतना ही समझो, क्योंकि एग्जैक्टली जब कैपेसिटेंस मतलब पोटेंशियल इस चैप्टर में का पढ़ोगे तभी समझ आएगा। लेकिन अभी इतना समझो कि अगर चार्ज ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट होगा ऑब्वियसली। अब चार्ज ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट होगा, कहीं ना कहीं लॉजिक से बैठ समझ आ ही रहा है। ये देखो चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल को वी से, सर पोटेंशियल डिफरेंस ही है क्योंकि उसको भी वी से डिनोट करते हैं वोल्टेज। तो अगर वो हुआ तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस सेल्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज भी निकलेगा, वही वो तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है क्यू। तो इस कांस्टेंट हटाओगे तो लगेगा Q इज इक्वल टू सी वी, सी मतलब कैपेसिटेंस, यानी कि चार्ज जो है पोटेंशियल पे डिपेंड कर, लेकिन कैपेसिटेंस पे भी है। तो यही फॉर्मूला, और देखो इसको V को नीचे ले जा दो को, तो C इज इक्वल टू पर्टिकुलरली C का फॉर्मूला अब आ जाएगा कि C इज इक्वल टू मतलब C इज इक्वल टू Q बाई वी, पर्टिकुलर इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, चार्ज अपॉन में बहन की चूप साला।
तो देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि कैपेसिटेंस कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है। देखो सबसे पहले तो नेचर ऑफ मटेरियल एंड सराउंडिंग, यानी वही जो 2 पॉइंट बताए थे कि ये मतलब जो मटेरियल लिए हो उस पे और उसके आसपास के जो भी नेचर जो भी मतलब प्रेजेंट है, एयर वाटर, वो सराउंडिंग पे। देखो अगला है डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर की वही अलग अलग तरह का कैपेसिटर डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू भी औकात, सिंपल बोले औकात भी अलग होगी। मान लो कि उसमें आप बढ़ा सकते हो, अलग अलग कैपेसिटर ले सकते हो, उसमें अलग अलग साइज का ले सकते हो, अलग अलग लेंथ का ले सकते हो, अलग अलग विड्थ का ले सकते हो। अगर स्फीयर वाला कैपेसिटर लोगे तो उसमें रेडियस बड़ा छोटा के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो वही सारी चीज़ें हैं कि कैपेसिटर का डायमेंशन वाला कि उसके मतलब साइज लेंथ विड्थ इस सब के अकॉर्डिंग जो है उसकी वैल्यू बोले तो वो सब भी हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो इसका यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या होता है। देखो Q इज इक्वल टू सी वी है तो C इज इक्वल टू Q बाई वी है। तो यूनिट ऑफ सी वी तो देखो वही है C बाई वी है, सी वी इन्वर्स हो जाएगा। तो फराड है, देखो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, तो फराड है, रट लेना, छोड़ो जो भी हो रट लेना। और 1 फराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 वोल्ट, यानी कि 1 फराड जो है 1 कूलम अपॉन, यानी कि 1 कूलम 1 वोल्ट वाली चीज़ें। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है कि कभी भी कैपेसिटेंस जो है एक फ्रॉड प्रैक्टिकली जो है नहीं दे सकता। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कैपेसिटेंस ऑफ 1 फ्रॉड इन प्रैक्टिकल लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक, यानी कि वो कैपेसिटेंस बना देना जो कि 1 फराड दे पाए। 1 फराड मतलब वही कि 1 कूलम पर वोल्ट में, यानी कि 1 वोल्ट में एक, तो वही है 1 फ्रॉड का कैपेसिटेंस बना देना। और देखो यहाँ पे केवल शायद से एक कैपेसिटेंस से केवल 1 फ्रॉड जनरेट करवा देना नहीं पॉसिबल है। हालांकि बहुत सारे कैपेसिटेंस मिला के शायद से ये पॉसिबल है, लेकिन केवल एक कैपेसिटर 1 फ्रॉड का जनरेट करवा दे ये पॉसिबल नहीं है। देखो अगला आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटेंस, जिसमें फिक्स्ड कैपेसिटेंस को इस तरीके से दिखाते हैं जिसमें हम कोई प्लस माइनस नहीं यूज करते हैं। इससे ये पता चलता है जैसे सेल में हम प्लस माइनस को इधर उधर लगा देते हैं तो शॉर्ट कर जाता है क्योंकि प्लस माइनस होता है, लेकिन इसमें क्योंकि प्लस माइनस नहीं है इसलिए इसमें के तार को किधर भी आगे प्लस माइनस माइनस प्लस किसी में भी लगा दो ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। और वेरिएबल कैपेसिटर्स में देखो कैपेसिटर असल में उसका शेप साइज नहीं मतलब उसका शेप हम नहीं चेंज करते हैं, लेकिन उसमें कुछ आगे पीछे करके ही, जैसे मान लो ये है, इसको मान लो ये डंडी पता नहीं जो भी लगी होती है, इसको आगे पीछे करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लेट भी लगा होगा वो आगे पीछे से कुछ होता होगा। तो उसमें भी जैसे रेजिस्टेंस में बस आप उसी रेजिस्टेंस को बना के उस पर आप एरो दिखा देती हो वेरिएबल वाले रेजिस्टेंस, वैसे ही कैपेसिटेंस में भी उस कैपेसिटर का डायग्राम है, बस आप एरो दिखा देते हो एक्स्ट्रा। अब देखो कैपेसिटर ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल से, देखो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ पर फिर भी लड़ते हैं। तो मान लो कि ये गोला सा है, उसका मान लो रेडियस आर है और उस पर मान लो चार्ज जनरेट मतलब कैपेसिटेंस जो है चार्ज स्टोर किया है पॉजिटिव पता नहीं क्या है यार। तो देखो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 C, क्योंकि C इज इक्वल टू अंत में फार्मूला यही आया है। बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन हो गई यार। अंत में फार्मूला यही है कि इस पे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन देख लेना C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस आया है, अब अपना देख लेना। और देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर रहा था तो इसमें ऐसे लगाया था, तो मान लो कि इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पूरा प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा और इस पर निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। अगर इधर से निगेटिव आएगा तो प्लेट पर निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन हम इधर से इधर की तरफ दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ दिखाएंगे। और देखो ये मान लो प्लस सिग्मा की पार्शियल जो भी है माइनस सिग्मा है। देखो ये जो चार्ज है दोनों पे पता नहीं, ये चार्ज जो है दोनों में इक्वल चार्ज है और अपोजिट चार्ज है।